सुबह दीप प्रज्वलन के बाद हमने देश के वित्तीय जगत की बहुत जानी मानी हस्ती उनसे मीनाक्षी ने बात की और बहुत शानदार और रोचक बातचीत रही। बहुत शानदार बल्लेबाज सुरेश रैना यहाँ पर है, पर जिस तरीके से उन्होंने रजनी जी ने सवालों को डक किया मीनाक्षी ने बहुत कोशिश की अपनी पत्रकारिता दिखाते हुए उनको घेरने की। तो सुरेश भाई आप भी सुन रहे थे, राजनीति से जुड़े हुए सवालों को डक करते चले गए वो। देहरादून में और चंडीगढ़ में हमने बहुत शानदार संवाद किए और देश की इन दो भुजाओं को छूने के बाद, देवभूमि से आगाज करने के बाद अब हम देश के मस्तक पर तिलक लगाने के यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में मौजूद हैं। चूँकि हम ये संवाद जम्मू में कर रहे हैं और माता जी के चरणों में ये पूरा आयोजन हो रहा है, तो पहले एक जयकारा लगा देते, बोल साचे दरबार की जयकारा माँ शेरावाली दा। अमर उजाला ने हमेशा कोशिश की है इसी तरीके से मंच प्रदान करने की, प्रोत्साहित करने की। और भारत में क्रिकेट, धर्म और राजनीति, ये तीन ऐसे विषय हैं जिन पर हर किसी की अपनी राय है। इन पर सबसे ज़्यादा बात होती है पान की दुकानों से लेकर चाय के होटलों से लेकर चौराहों तक। और ऐसे में जब क्रिकेट जगत की ऐसी दो मशहूर हस्तियां जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है, भारतीय क्रिकेट का नाम रोशन किया है, बहुत मेहनत की है अपनी उपलब्धियों से, और अभी भी जो दोनों की फिटनेस है उससे मुझे थोड़ा रश्क हो रहा है और इनसे कुछ सीखेंगे हम फिटनेस को लेकर भी अभी। लेकिन चूंकि हम ये संवाद जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं और दोनों का जम्मू कश्मीर की धरती से बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा जुड़ाव है, हम इस संवाद को यहाँ लेकर भी आए हैं कि यहाँ की धरती की जो प्रतिभाएं हैं उनका नया आकाश, नया आसमान मिले। तो मैं दोनों से पहले सवाल की शुरुआत वहीं से करूँगा। आपका जो जम्मू कश्मीर से रिश्ता है, नाता है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? दोनों ने यहाँ पर क्रिकेट की और खेल की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे पहले सुरेश भाई, आपका एक MOU भी हुआ है, उस MOU की क्या स्थिति है? आपका तो परिवार ही कश्मीर की धरती से आता है, उस कश्मीर से जिसके बारे में कहा गया है गर बर्रुए ज़मी फिरदौस अस्त, गर बर्रुए ज़मी फिरदौस अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है, और स्वर्ग सी उस प्यारी धरती का प्रतिनिधित्व आप करते हैं। आपने यहाँ पर जो MOU किया है उससे कैसे उसको देखते हैं, और आपके परिवार से जो कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का नाता है, उसको कैसे याद करेंगे? जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि अमर उजाला में मुझे इरफान को बुलाया आपने, और बहुत सारे यंग फैंस हैं यहाँ पर। और जम्मू कश्मीर में ये बोलूँगा कि जैसे आपने जो शेर बोला है, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। तो मेरे पापा कश्मीर से हैं, जम्मू से मेरे बहुत रिलेटिव हैं, पापा आर्मी में थे, रनावाड़ी एक जगह है वहाँ पर, तो काफ़ी यहाँ पर। और इरफान ने बहुत काम किया है जम्मू क्रिकेट एसोसिएशन के साथ। मुझे याद है 2018 में एक मैच खेले थे हम लोग, जम्मू कश्मीर और यूपी का मैच हुआ था। आप देखेंगे जिस तरह से जो इरफान ने 2 या 3 साल जो मेहनत करी, उमरान मलिक हो या फिर समद हो या खजूरिया हो, बहुत सारे ऐसे प्लेयर, IPL का जो एक स्वाद उनको चखा, बहुत अच्छा था वो, क्योंकि आसान नहीं होता। जो आपने MOU की बात करी, मैं ऑलरेडी आई थिंक वो जम्मू स्पोर्ट्स काउंसिल में है। वो 3 मेरे श्रीनगर में थे ग्राउंड, मटन था, डोरू था श्रीनगर, और 3 मेरे जम्मू में थे। हमने यही प्लान किया था कि यहाँ पर रजौरी था, उसके बाद उधमपुर जहाँ मेरे पापा की पोस्टिंग भी रही है। तो काम करने की कोशिश थी, क्योंकि मैं चाहता था कि आई नीड टू गिव इट बैक टू माई सोसाइटी, क्योंकि मेरे रूट्स यहाँ से थे। जब मैं पहला मैच खेला था इंडिया के लिए, तब फ़ोन आया था पापा के पास कि आप जम्मू कश्मीर वापस चले आओ। पापा ने बोला नहीं, ये यूपी में पैदा हुआ है लड़का, अब यूपी के लिए ही खेलता है। तो चीज़ें चेंज हो जाती है उसके बाद, काफ़ी कुछ आप जब खेलते हो तो सियासी चीज़ें काफ़ी होती है। और जिस तरह से आपने बोला कि अमर उजाला के तहे से हम बात कर सकते हैं यंगस्टर से, क्योंकि जो एक अभी इंडियन टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। आई एम श्योर कि मैं चाहता हूँ जम्मू कश्मीर से कोई इंडिया के लिए खेले आने वाले टाइम में। उमरान मलिक खेल चुके हैं, परवेज रसूल खेल चुके हैं, और मैं चाहता हूँ कोई एक जम्मू का बच्चा देश के लिए भी खेले और IPL के लिए भी खेले। हम इंशाअल्लाह ही कह सकते हैं जम्मू का बच्चा खेले, प्रतिनिधित्व करे, और उसके लिए आपने जैसा कि ठीक तरह से याद भी किया, इरफान पठान ने काफ़ी काम किया और 2-3 खिलाड़ी निकल के आए हैं, लेकिन फिर भी अभी यहाँ लीजेंड क्रिकेट भी चल रहा है। इरफान भाई, जैसे कहा जाता है सिंग इज किंग देश में, वैसे स्विंग इज किंग, और स्विंग के किंग आप रहे। अभी चूंकि पहला हमारा नाता जम्मू कश्मीर से है, यहाँ हम संवाद कर रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं जम्मू कश्मीर से आपका जो खेल का नाता है, क्रिकेट का नाता है उसको? और अभी जो यहाँ पर प्रतिभाएं बहुत सारे युवा सभागार में हैं, उनको उम्मीद है कि आप दोनों लोग जो प्रयास कर रहे हैं उससे, जो सुरेश जी भी उम्मीद कर रहे हैं कि नए खिलाड़ी निकलेंगे, आप जो प्रयास कर रहे हैं उनके बारे में भी बताइए। और जो नए खिलाड़ी आना चाहते हैं वो क्या करें जिससे वो अपनी मेहनत उस दिशा में ले जाएं कि वो प्रतिनिधित्व कर सके जम्मू कश्मीर से निकलकर भारत का?
सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुरेश रायना को यहाँ पे इस बड़े मंच पे बुला के हमारा आदर सम्मान करने का और तालियों के साथ इतना प्यार देने के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये कि जो काम हमने किया, सुरेश यहाँ पे आके बहुत कुछ करना चाहते थे और उन्होंने एमओयू साइन किया और एक प्रोत्साहन देने की पूरी कोशिश की। और जब मैं 2 साल यहाँ पे काम किया था जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ, हमने लगभग 60,000 बच्चों को क्रिकेट खिलाया था, 60,000। और उसके बाद हमें वो जो थोड़ा बहुत रिजल्ट मिला वो मिला था। हमारी तब उम्मीद यही थी कि जो जम्मू कश्मीर के जो लगभग 24 डिस्ट्रिक्ट बन जाते हैं, लेह लद्दाख को अगर मिला दे, तो उसमें जितने भी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट आते हैं वहाँ पे सबको क्रिकेट खेलने का मौका मिले। ये हमारी उम्मीद थी जब हम एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए थे। और मुझे याद है दिल्ली का वो ताज होटल था, दिल्ली के ताज होटल में, ये मंच पे मैंने कहीं पे ज़्यादा बात की नहीं है, लेकिन वो दिल्ली के ताज होटल में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के CEO उस वक्त आशिक बुखारी साहब थे, एडमिनिस्ट्रेटर जस्टिस CK प्रसाद थे, और साथ में हमारे इंडिया के सबसे महान खिलाड़ी कपिल देव जी थे उस मीटिंग में, जहाँ पे मुझे बुलाया गया था इसलिए कि एक्सप्लोर करते हैं कि आगे जाके क्या आप जम्मू कश्मीर क्रिकेट को सेवा दे सकते हैं। उस वक्त मेरे हाथ में करीबन 4 लीग साइन थी, जिसमें कनाडा लीग आती है, क्योंकि मैं सोच रहा था रिटायर होकर बाहर जाके लीग खेलूं। उसमें T10 लीग आती है, उसमें CPL आती है और एक और T10 लीग आती है। तो करीबन 4 लीग मेरे हाथ में थी, जिसमें मैंने अपना कंसेंट दिया था कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि लीग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। उसमें एक बहुत बड़ा कमर्शियल एंगल भी था जहाँ पे मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा था कमर्शियली। लेकिन कपिल पाजी ने सिर्फ एक बात बोली कि आपने बहुत साल क्रिकेट खेला है, लगभग 2 डेकेड क्रिकेट खेला है, आपने वर्ल्ड कप जीता है, जो भी प्यारी प्यारी कपिल जी हमेशा जो बात करते उन्होंने की। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि अगर आप जम्मू कश्मीर क्रिकेट के साथ जुड़ते हो तो आपको यहाँ पे ना जो एक्चुअल में क्रिकेट को वापस कुछ देना है वो देने का मौका मिलेगा। और कपिल बाजी एकदम सही थे, क्योंकि भैया इस पे ताली बहुत जोरदार चाहिए। विदेश के सारे ऑफर थे, खूब पैसा कमाकर विदेश की धरती पर जा सकते थे इरफान पठान, और उन्होंने कहा है कि ये बात उन्होंने कहीं बताई नहीं है। अमर उजाला के संवाद में खुलासा कर रहे हैं उस बैठक का जहां कपिल देव जी ने प्रोत्साहित किया और उन्होंने तुरंत अपना निर्णय बदला विदेश जाने का। उन्होंने अपनी धरती से जो अपना प्यार था उसको जताया, इसके लिए बहुत तालियां जोरदार बनती हैं। और यकीन मानिए मैं 2 डेकेड से ज़्यादा क्रिकेट खेला हूँ। मैं सुरेश रायना जो मेरा बड़ा अजीज़ दोस्त है, उसके साथ मैं लगभग 2000 से क्रिकेट खेल रहा हूँ। हम 2023 में बैठे हैं। 2 डेकेड से ज़्यादा मैंने क्रिकेट खेला है, लगभग 1000 के करीब मैंने विकेट्स निकाली है प्रोफेशनल करियर में, 5000 से ज़्यादा रन बनाए। लेकिन ये जो 2 साल मैंने काम किया था जम्मू कश्मीर क्रिकेट के साथ मिल के, वो मेरी ज़िंदगी के सबसे सुनहरे पल थे। क्या बात। आपकी पहली टेस्ट हैट्रिक भी कौन भूल सकता है, टेस्ट हैट्रिक लेने में। बहुत अच्छी बातें हुई, जम्मू कश्मीर से आपका जुड़ाव, और अब तो आपके प्रति जो मोहब्बत है जम्मू कश्मीर के बाशिंदों की वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने दूसरी कुछ चीज़ों को, और आपके नाम के साथ ही पठान जुड़ा हुआ है, तो एकदम से तरन्नुम गूंज उठता है मेरे प्यारे वतन। और उस गाने के तरन्नुम की बैकग्राउंड में हमको लगता है कि आपका डिसीजन बहुत अच्छा था। अब सीधे क्रिकेट पे आते हैं। मुझे पता है यहाँ लोग जो बैठे हैं, और हमने अमर उजाला के सोशल मीडिया हैंडल्स पर टीज़ भी किया था कि आप जितने भी वक्ता दिन भर में आ रहे हैं उनसे क्या पूछना चाहते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि विक्की कौशल और इरफान पठान और सुरेश रैना TRP सबसे ऊपर, और उसमें भी सबसे ज़्यादा दोनों क्रिकेटर्स की। इतने सवाल आए हैं, अवर सोशल मीडिया इज फ्लडेड। तो आपने बहुत फैंस कमाए हैं, दौलत तो हर कोई कमाता है, अपने फैंस भी कमाए हैं, वो ऐसे फैंस। अभी एक उसका रीज़न क्या है कि आप फैंस कैसे कमाते हो? एक तो रियल रहना है, जो सुरेश रायना बहुत सालों से रियल रहे हैं और दूसरी बात एक कनेक्ट होना कि यार आज सुरेश रायना एक छोटे शहर से आके इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, जहाँ पे सिर्फ वनडे में नहीं, सिर्फ T20 में नहीं, सिर्फ टेस्ट मैच में, तीनों जगह पे शतक लगाए। तो बंदा कहता है यार ये छोटे शहर से आया, मैं भी ये काम कर सकता हूँ। तो वो कनेक्ट की वजह से वो जो फैंस है वो दिल से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल, छोटे छोटे शहरों से, खाली बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले और बड़े शहरों में नहीं, दुनिया में नाम कमाया। अब एक ऐसा मैं कहूँगा, अब उसको इवेंट कहें, हादसा कहें, हमारे दिलों से वो शौक जो है ना वो जा नहीं रहा है। 10 मैच जीत लिए भाई साहब, पर जो सबसे जरूरी मैच था वो नहीं जीता। उसके बारे में पूछूंगा, पर एक सवाल आया और सोशल मीडिया से आया इरफान भाई
कि राशिद खान के साथ आपका डांस कोई भूलेगा नहीं, बहुत वायरल हुआ। वो तो मेरा भी फेवरेट है। अरे आपकी स्टेप देखने की बहुत इच्छा है, इस शो के बाद देखेंगे। देख लो, अब तो कुछ नहीं हो सकता यार उसमें ना, अब देखो वो दो लोग थे वहाँ पे डांस, ठीक है, तो आज हमारे सुरेश रैना हमारे भाई हमारे साथ है, लेकिन मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ पे स्टूडेंट बैठे ना, हमारे कम से कम 3 या 4 स्टूडेंट्स को बुलाया जाए, उनके साथ यहाँ पे डांस आखिरी में इसको रखते हैं, मैं बुलाऊंगा, आखिरी में मैं बुलाऊंगा। चलो ये प्रॉमिस लेना था, इसलिए मैंने उसको। आपने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच के बाद राशिद खान के साथ जो डांस किया वो वायरल हो गया। उसके बाद जब भारत हार गया फाइनल में, तो उधर से भी बहुत प्रतिक्रियाएं आई। यही फर्क है, ये फर्क है। एक मिनट, मेरा सिर्फ सवाल, क्योंकि ये बहुत संजीदा मसला है। भारत और पाकिस्तान 1947 में, ठीक है, हम एक ही जमीन के दो टुकड़े हुए, दो भाई ऐसे बिछड़ गए जैसे, लेकिन क्रिकेट की जब बात आती है ना, लड़ाई बहुत ही खूंखार सी हो जाती है। और आपने वहां डांस किया, इधर पाकिस्तानी नाराज हो गए, और जब भारत हार गया तो पाकिस्तानियों ने न केवल जश्न मनाया, आपको बहुत ट्रोल किया। क्या फीलिंग्स हैं पाकिस्तान के रिएक्शन को लेके? देखिए, हम में और पड़ोस में ना जमीन आसमान का फर्क है मानसिकता में। हमने डांस किया अफगानिस्तान की जीत पे, उन्होंने डांस किया हमारी हार पे, ये फर्क है। क्या ये फर्क है। एक लाइन में नहीं सर, उसमें कुछ लोग वैसे भी थे, पहली हैट्रिक वाली है, इसने जो बोल रहे थे उन तीनों को आउट कर चुका है ये। वो भी लगातार तो आउट किए जाने का दर्द था, असल में ट्रोलिंग नहीं थी। कितनी खूबसूरत लाइन। हम किसी की जीत का जश्न मनाते हैं, कोई किसी की हार पे खुश होता है। हार पे खुश होने वालों की जो मानसिकता, वो इससे ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। और 2005 में जब हम लोग खेलने गए थे पाकिस्तान, सबसे ज़्यादा नाम था इरफान पठान का वहाँ पर। एक पठान और भी थे जो शाहिद अफरीदी आते थे, उनको बहुत आउट किया इरफान ने वहाँ पर, और मैंने ही कैचेस पकड़ी है पीछे। ये तो पठान वर्सेस पठान में हमारे पठान भारी पड़ना ही था, भारत का पठान है। सुरेश भाई, अब आप पे आता हूँ। आपने तो ट्रॉफी उठाई है वो वाली 11 की, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब 23 है, मौका जो आईसीसी का जो सूखा है वो खत्म हो जाएगा। आप सिर्फ इतना बता दीजिए, आप इतने अनुभवी क्रिकेटर हैं, आपकी कप्तानी में भी खूब जीते, और रनआउट के तो आप मास्टर थे। जो लगता था तेजी से उछल रहा बल्लेबाज, एकदम रनआउट कर देते थे फेंक के। कहाँ गलती हुई भाई साहब उस 11वें मैच में, जब हमारी जो तूफान मेल चल रही थी, धड़ 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 धड़, करोड़ों लोग, 1.25 लाख वहां पे, और वो सामने वाला कप्तान कह रहा है कि मैं 1.25 लाख लोगों को चुप करा दूंगा। भाई साहब चुप करा दिया। जी सर, देखिए दिल तो दुखा है सबका, हम लोग का भी। हम लोग इरफान काम कर रहा था स्टार के साथ, हम लोग भी लगे हुए थे, और लड़कों ने बहुत मेहनत करी सर। रोहित शर्मा ने, आप उसका पॉजिटिव बहुत सारे देखिए आप। ये वर्ल्ड कप की सबसे बेस्ट टीम होगी हिंदुस्तान की। बॉलिंग पेस अटैक देखिए आप, 145 तीनों, बुमराह, सिराज, शामी, कुलदीप यादव, जडेजा, और कप्तान को देखिए आप, फेयरलेस बैटिंग कर रहे थे। विराट कोहली का 50वां शतक आया है, जो हम लोग साथ में खेलते थे, कभी सोचा भी नहीं था कि वो पाजी के होम ग्राउंड में उनको बो डाउन करना अपनी फैमिली के सामने, मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और उनकी जितने आसपास की जो दूसरे प्लेयर हैं, उनके 15, 20, 100 भी नहीं है वो। अगर एक खराब दिन गया तो उसमें उनको जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़कों ने बहुत मेहनत करी सर। सुरेश भाई, आप कप्तान भी रहे हैं, आप रीड करते हैं मैच को, एक स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन है, और उस पर बहुत रिएक्शंस भी हैं। हमने अमर उजाला पे भी उस पर एक एक्सप्लेनर किया था। सामने वाला कप्तान पिच का वीडियो बना रहा है, वीडियो बनाकर उसकी स्टडी कर रहा है, और वो टॉस जीत रहा है, और वो कह रहा है कि भाई हमको तो इंडिया को वो करानी पड़ी। हमारा कप्तान कह रहा है नहीं, हम तो हार भी गए तो भी कोई बात नहीं, हम तो यही निर्णय लेने वाले थे। कहीं पिच की रोहित, अगर रोहित नहीं आउट होता तो 325 रन होते उस विकेट पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी 88 पे 3 कर दिया था उनका। वो जब 241, आप पहले डिफेंड कर रहे हो 400, 350, जैसी फाइनल है आप 241 जब डिफेंड करते हो, तो ज़्यादा ऑप्शन कप्तान पे होता नहीं है। वो आप स्लिप नहीं रख सकते, एक एक्स्ट्रा फील्डर अंदर नहीं रख सकते हो। शामी ने आउट किया, फिर बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी करी। अगर वहीं 40-50 रन और होते तो अभी बिल्कुल गूंज रहा होता आपका स्टेडियम में। पर आपको नहीं लगता पिच की रीडिंग में कहीं गलती हुई, कहीं गलती? तो क्रिकेट खेलती है इंडियन टीम, टॉस जीत रहे थे, बैटिंग कर रहे थे, 400 भी बनाया, 350 भी बनाया। वो विकेट में मुझे लगता है कि थोड़ा स्लो था विकेट। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करनी होगी, जो गेंदबाजी करी पैट कमिंस ने, वो मतलब एक भी एरर नहीं था। फील्डिंग जो कैच पकड़ा ट्रेविस हेड ने, अब बहुत सारी चीज़ें उनकी पॉजिटिव थी। तो आई मीन, जब आप ऐसे वर्ल्ड कप, और ऑस्ट्रेलिया 5 बार जीत चुका था, तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया उस दिन बेटर खेली, इसलिए वो वर्ल्ड कप जीते। वो उनको ट्रॉफी पे पैर रखने का मौका मिल गया ना भाई साहब, हम तो माथे पे लगा के चूमते हैं। इस जेस्चर को लेके भी इरफान भाई आपसे, और वर्ल्ड कप की जो फाइनल की हार है उस पर आपकी टिप्पणी नहीं आई है, तो आप कैसे देखते हैं उस मैच को? बहुत लोगों ने एनालिसिस किया, पर आप लोग वो हैं जो खेले हैं, जीते हैं, ट्रॉफियों को हाथ में उठाया, पिच को आपने भी रीड किया है, बहुत गेंदें सिम कराई है, विकेट लिए हैं। उस मैच का आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, अगर आपने स्टार स्पोर्ट्स पे शो देखा होगा, मैच के एक दिन पहले
जिसमें मैंने करीबन 4-5 सवाल के जवाब दिए थे, और ये एक दिन पहले की बात कर रहा हूँ, मैं बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में बात करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। मेरा यही कहना था कि पूरी टीम शायद ये सोच रही हुई कि टॉस जीत के ना बैटिंग करें, पर मेरा ये मानना था अहमदाबाद की उस पिच पे, क्योंकि वो मेरे पड़ोस में है, मैं बड़ौदा में रहता हूँ, अहमदाबाद की वो पिच है, उस पिच को मैं भली भांति जानता हूँ कि वहाँ पे चेस करना ज़्यादा बेहतर रहता है। उसका रीज़न ये भी है कि हम वहाँ पे मैच खेले थे पाकिस्तान के सामने, हमने क्या किया था, पहले गेंदबाजी की थी, उस पिच पे क्या हुआ था, और वही काली मिट्टी की वही पिच थी, वो हमने उनको 200 भी बनाने नहीं दिए, और हमने 200 जो नहीं बने थे वो ऐसे चेस किए। उससे जो पहला मैच हुआ था, वो जो उसके बगल वाली पिच पे हुआ था, वहाँ पे भी क्या हुआ था, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जब पहला मैच था, कौन जीता था? न्यूजीलैंड जीती थी, न्यूजीलैंड, और चेस करके जीती थी। उस पिच पे, उस मैदान पे होता क्या है कि स्पेशली अगर ये हम पूरे साल जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें अलग अलग मौसम में पिच अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। खास करके ये जो मौसम होता है, जो ठंड का मौसम आने वाला होता है, वहाँ पे ना शाम को हल्की सी भी अगर नमी आती है, ज़्यादा ड्यू ना आए, ज़्यादा जिसे मैं शबनम कहता हूँ वो ना आए, तो भी मतलब ज़रूरत नहीं है कि गेंद बहुत ज़्यादा गीली हो, वो नमी की वजह से भी पिच सेटल हो जाती है। तो मैं बहुत क्लियर था कि शायद ये पूरी टीम या सारी जनता हमारे से अलग हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि इंडियन टीम को टॉस जीत के चेस करना चाहिए। अब खैर वो सोच अलग थी। अब वो सोच अलग होने के बावजूद भी ऐसा नहीं था कि हम पूरी तरह से मैच हार जाते हैं, हमने लड़ाई की है, हमारी जो टीम है वो लड़ने को पूरी तरह से तैयार थी। सिर्फ एक ही चीज़ का मुझे मलाल रहेगा कि हम थोड़ा ना ज़्यादा पीछे देख रहे थे जब बैटिंग कर रहे थे। जब आप ओवर द शोल्डर देखते हैं, क्योंकि जब केएल राहुल जब बैटिंग कर रहे थे, मुझे महसूस हो रहा था, जब मैं कमेंट्री में हल्की सी बात कर भी रहा था, कि पीछे उन्हें लग रहा है जडेजा आने वाले, सूर्य कुमार यादव आने वाले। अब अगर हम उनको जल्दी लेके आएंगे, जिसमें जडेजा का भी रोल बहुत बड़ा हो जाता था, तो अगर मैं थोड़ा ज़्यादा एग्रेशन दिखाने गया या बहादुरी दिखाने गया, क्योंकि बड़े मौक़ों पे आपको थोड़ी ज़्यादा बहादुरी दिखाने की ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा सा सबड्यूड क्रिकेट खेला हमने, और फिर वो गेम बहुत ज़्यादा दूर चला गया। जो रायना ने कहा ना कि 300 सवा 300 हो सकते थे, और वो पार्टनरशिप जब टूटी रोहित शर्मा की, उसके बावजूद भी हो सकते थे। बट अगर आप पीछे देखते रहेंगे ना, तो फिर आप आगे का जो गेम है ना वो थोड़ा स्लो खेलते हैं। वहाँ पे स्लो खेला, और तब तक मुझे लगता है कि जब तक 240 ही बने ना, वो गेम खत्म हो चुका था। और वही देखेंगे 2011 वर्ल्ड कप जो जीते थे, हमने चेस किया था। इरफान ने जो बोला बिल्कुल स्पॉट ऑन है वो, क्योंकि विकेट इससे भली बात कौन जानेगा, पूरे आप वर्ल्ड कप के फाइनल में आप जाओगे, क्योंकि ड्यू गिरता है, क्योंकि वर्ल्ड कप इस बार अक्टूबर नवंबर में हुआ है। हाँ, क्योंकि यहाँ थोड़ी शीतलहर बढ़ती है, थोड़ा सा एक खुश मिजाज, थोड़ा ठंडा, जो ड्यू शबनम, जो इरफान भाई हाँ, बोलते इनकी हैं, शबनम बहुत फेमस है। शबनम गिरती रहती है वो, तो विकेट बड़ा वो वैसा हो जाता है। बट मुझे लगता है कि चेज ऑप्शन था, लेकिन अगर रोहित शर्मा नहीं आउट होते तो मैं बता रहा हूँ 350 रन बन जाते इस विकेट पर। आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू है, और दोनों मैच को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। बड़ौदा से आते हैं बगल से, और उस पिच को बहुत अच्छे स्टडी किया है इरफान भाई ने, और एक जो स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट कमेंट हमें चाहिए था वो आ गया। मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ। हार गए, टीस है, खलिश है, और वो तो अब जब तक अगला कप नहीं उठा लेते तब तक वो खलिश जाएगी नहीं। वो जब भी कोई उसको कुरे देगा तो वो, क्योंकि हम सब चाहते थे कप उठाते हुए देखना, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। आपसे आज सुन लिया। आगे T20 का वर्ल्ड कप है, राहुल द्रविड़ तो कंटिन्यू हो गए हैं एज ए कोच। आपको लगता है कि अब जो थोड़े से उम्रदराज खिलाड़ी हैं, और इससे जुड़ा एक अगला बहुत अहम सवाल है, उससे जोड़ना चाहता हूं, इसलिए उनकी बजाय नई टीम, क्योंकि अभी देखिए उसके बाद जो मैच हो रहे हैं सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में हम जीत रहे हैं, क्या अब यंग ब्लड को ज़्यादा मौका देना चाहिए, और ये जो टीम थी विश्व कप की, इसमें तब्दीली होनी चाहिए T20 के वर्ल्ड कप को देखते हुए? दोनों से बारी बारी। नहीं, बिल्कुल चांस मिलना चाहिए यंगस्टर का। इरफान जब 2007 में वर्ल्ड कप में टीम गई थी, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। इरफान उसमें मैन ऑफ द मैच भी थे, यूसुफ ने बहुत अच्छा किया, गौती भाई ने, धोनी भाई, युवराज के वो 6 छक्के कोई भुला नहीं पाएगा। चांस तो देना पड़ेगा। अभी यशस्वी जायसवाल अच्छा कर रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ अच्छी फॉर्म में, रिंकू सिंह बहुत अच्छी फॉर्म में, उमरान मलिक को आप खिलाइए, और भी ऐसे प्लेयर जो IPL जो होता है 10 टीमें आई है उसमें होगा। और ये जो हम बात करें, बड़ा कॉल है सेलेक्टर्स का और कोच का, कैप्टन का। इंपॉर्टेंट होगा कि लीड कौन करेगा। रोहित शर्मा क्या लीड करना चाहते हैं, जैसे हार्दिक पांड्या वापस गए हैं अभी MI में, क्या 5 महीने में क्या आपको दिखेगा, क्या चेंजेस हो रहे हैं इंडियन टीम में, क्योंकि डेफिनेटली 2013 से ICC ट्रॉफी नहीं आई अभी तक, और हमें मानना पड़ेगा कि क्यों नहीं आ रही है। हमको रेक्टिफाई करना पड़ेगा मिस्टेक, या सिलेक्शन में प्रॉब्लम है, या फिर बैट्समैन। इरफान ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि जब आप लग रहा था वहाँ रन बॉल खेल सकते हो, इतना डॉट बॉल खेलोगे, फिर फाइनल लग नहीं रहा था। हमें लग रहा था हमें ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी दबोच लिया वहाँ पर एक तरीके से, तो वहाँ बहादुरी दिखानी पड़ती है, आपको एग्रेसिव खेलना पड़ेगा।
तो वो वैसे लड़के हैं हमारे इंडिया में, ऐसा नहीं है कि तो आप आप ये मान रहे हैं कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, पुरानी टीम के कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट देना चाहिए? नहीं, ये फॉर्मेट नया है और हाँ। ये इसमें थोड़ा जोश चाहिए, जुनून चाहिए, पागलपन चाहिए ट्रॉफी जीतने के लिए। उसके लिए आपको यंग ब्लड तो रखना पड़ेगा। इरफान भाई, अब मुझे लगता है कि यूथ और एक्सपीरियंस का मिश्रण होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि ज़रूर ये फॉर्मेट T20 का फॉर्मेट है और आपको यहाँ पे बेबाक खिलाड़ी चाहिए जो आके बिंदास खेले, कोई बैगेज लेके नहीं आए। लेकिन आपको ये देखना है कि क्रिकेट कहाँ पे होने वाला है। वर्ल्ड कप होने वाला है वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ पे ना थोड़ा एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। और अच्छी बात यह है इंडियन टीम के लिए कि वो जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप और T20 का वर्ल्ड कप ना, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ कुछ ही महीने का गैप है। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते यार सारे घल के बदल डालूंगा, तो वो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर अच्छा मिश्रण हुआ तो टीम के लिए बेहतर रहेगा, यूथ और एक्सपीरियंस का। ठीक है, बहुत अच्छा दोनों का व्यू और काउंटर व्यू है। और एक का मानना है कि थोड़ा ज़्यादा नए लोग, और एक का कहना है कि चूंकि वेस्ट इंडीज़ है तो अनुभवी लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ से मैं उस सवाल पे आता हूँ जो मुझे लगता है पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को, इंडिया के और इंडिया के क्रिकेटिंग फैंस को भी लगातार परेशान करता है। हम लोग ऑफलाइन भी बात करते हैं, कल भी सोच रहे थे भाई क्या सवाल पूछें, क्या बात करें। सोशल मीडिया पे भी ये सवाल आया हुआ है, बहुत सारे सवालों की बाढ़ में। आपको नहीं लगता कि T20 और ये सारी लीग मैचेस की वजह से क्रिकेट की अति हो गई है? क्रिकेट में ग्लैमर और पैसा ज़्यादा हो गया है और उसका जो सोल है, जो उसकी आत्मा है, वो कहीं पीछे चली गई है क्रिकेट की अति होने से। ग्लैमर पैसा है, तभी तो आप दोनों ने हमें बुलाया है यहाँ पे। नहीं, आपके खेल की वजह से अति तो नहीं हुई। देखिए, ग्लैमर नहीं, आपका खेल था, लोग आपके खेल से प्यार करते हैं, आपकी सेंचुरीज से प्यार करते हैं। मैदान में आपने जो जौहर दिखाया उसकी वजह से आपको पैसा मिला, तो तालियां बजनी चाहिए। पैसा मिला, अच्छी बात है। तो वो यंग प्लेयर को भी मिल रहा है ना सर, क्या बुरी बात है? जो जम्मू का हो, यूपी का हो, वेस्ट के थक player जा हो, रहे हैं, मेन जो अपनी बच्चों की क्रिकेटिंग शादी स्किल्स है करा उस रहे पे हैं, फोकस अपने नहीं कर माँ पा बाप रहे के हैं। लिए घर बना रहे हैं। ग्लैमर पैसा तो आएगा जब परफॉर्मेंस करेगा प्लेयर। अच्छा, मुझे ये बात बताओ। नाराजी पैसे से नहीं है, नाराजी क्रिकेटिंग की आत्मा के पीछे जाकर प्रायोरिटी चेंज होने से। प्रायोरिटी ग्लैमर चेंज नहीं हो रही सर। आप यहाँ बैठ के बात कर रहे हो आपके खेल की वजह से। नए खिलाड़ी को लगता है कि यार मैं भी T20 खेलूंगा, थोड़े दिनों में पैसा आएगा, मैं भी ऐसी स्टेज पे। वो मेहनत, क्या सर, उसमें मेहनत कमी आ रही है? वो मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा आपको 1 साल ही देंगे। आपको परफॉर्मेंस 15 साल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ओनर हो, अगर हम दोनों को आप पैसे दे रहे हो स्टेज पे बुलाने के लिए, अगर हम अच्छा नहीं बोलेंगे तो कल आप नहीं बुलाओगे। वो सिंपल है, क्रिकेट भी वही है सर। इरफान भाई, एक तो देखिए कि आपने अपने आप पर खूब मेहनत की है। आप तब जितने फिट थे, कई बार तो माशाल्लाह उससे ज़्यादा फिट आप अभी नजर आते हैं। नहीं, आपको लगता क्रिकेट की आत्मा पीछे धकेल दी गई, द सोल ऑफ क्रिकेट, एंड ग्लैमर, पैसा, जल्दी जल्दी सफलता का जुनून, ये ज़्यादा हावी हो गया है? देखिए, मेरा ये मानना है इसमें कि मैं इंडियन टीम को खेला था 2003 को मेरा डेब्यू हुआ था और आखिरी गेम खेला था मैं 2012 में। अब हम 2023 में बैठे, आज तक मुझे प्यार मिलता है। उसका रीज़न ये है कि जब तक ये लीग नहीं आई थी तब तक सिर्फ एक ही टीम थी, सिर्फ एक ही टीम थी, और वो जितने भी लड़के एक टीम में खेलते थे जो इंडियन टीम थी, तो उनको बड़ा प्यार मिलता था और उनको बड़ा तवज्जो दिया जाता था। अब बहुत सारी अलग अलग टीम आ गई है, उसमें हुआ ये कि चीज़ें थोड़ी सी बढ़ गई है। उसमें कई बार ये भी चीज़ है, जो यंगस्टर्स हैं उनके सामने एक चैलेंज है बहुत बड़ा कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। उनकी प्रायोरिटी अगर सिर्फ पैसा होगा तो फिर उनके लिए लॉन्जेविटी खतरे में आ जाएगी, और ये एक चैलेंज है। इससे हम बिल्कुल भी इस चीज़ को दरकिनार नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। तो यहीं पे मुझे लगता है कि उन यंगस्टर्स के लिए ना एक अच्छा मेंटोर, एक बड़ा भाई, एक अच्छा कोच जो उन्हें संभाल सके ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड, ये चैलेंज को संभालने के लिए। अब दूसरी बात, क्या इसमें कुछ गलत है? नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है। जो अभी जितना पैसा मिल रहा है बच्चों को मिलना भी चाहिए। आने वाले वक्त में इतना पैसा मिलेगा क्रिकेट में हम सोच भी नहीं सकते। जो पूरी जिंदगी कई खिलाड़ियों ने कमाया नहीं होगा, उतना पैसा सिर्फ एक सीजन खेल के मिलेगा। अभी आप देख रहे हैं 15 करोड़ 20 करोड़ सिर्फ 2 महीने में आपको मिल रहा है, विच इज़ फैंटास्टिक। बुरी चीज़ इसलिए नहीं है कि जम्मू कश्मीर से 2 लड़के आते हैं। 1 मिनट के लिए टोक रहा हूं, आप बोल रहे 15 करोड़, मैं जान रहा हूं वहां पे हार्दिक पांड्या वाला मामले को लेके आप। नहीं, उस पर मेरा कनेक्ट नहीं था। अब आप कनेक्ट बिल्कुल ना बताइए, कनेक्ट मैं बताऊंगा। देखिए, वर्ल्ड कप में वो अनफिट हो गए, वर्ल्ड कप में अवेलेबल नहीं रहे, और अभी 15 करोड़ लेके खेलना चाहते हैं लीग। और दूसरी यही तो बात है ना। जम्मू से 2 लड़के आए, ठीक है, एक अब्दुल समद और एक उमरान मलिक। ये लड़के आए, ये सिर्फ हीरो ही नहीं बने यहाँ के लड़कों के, यहाँ के बच्चों के, यहाँ के बच्चियों के। उनकी जो फैमिली लाइफ थी ना, वो भी सेटल हुई है। उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें बहुत अच्छी बात है। कल मैं उनके वालिदैन से मिला, परसों समद के घर पे मैंने खाना खाया।
उनकी आंखों में एक खुशी थी, उनकी ज़ुबान पे सिर्फ दुआएं थी। जब मैं उनसे मिल रहा था, वो देख के आप यकीन माने मुझे इतना सुकून मिल रहा था। इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है कि आप आज एक रिक्शा चलाने वाले का लड़का आईसीसी का नंबर 1 रैंक क्रिकेटर बना है, वो इंडिया से है, वो है मोहम्मद सिराज। आज ये सारी चीजें कहाँ से अलीगढ़ से आने वाले रिंकू अभी तो देखिए सब ऐसी हो रहा। ये इतनी सारी बेहतरीन चीजें हुई है फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ, जिसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है ये बैलेंस है, ये चलता रहेगा। पहले क्रिकेट कैसा होता था, 60 ओवर का खेल होता था, सबको याद है। जो वनडे क्रिकेट था 50 ओवर का नहीं, 60 ओवर का होता था, वाइट कपड़ों में होता था, लाल बॉल में होता था। फिर वो कैरी पैकर के चीज़ें आई, बदलाव हुआ। वहाँ पे भी लोग यही कह रहे थे, यार ये कमर्शलाइज हो गया है, ये क्रिकेट थोड़ी, ये तो तमाशा है। लेकिन वनडे क्रिकेट को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। हम 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बने, 83 में चैंपियन बने, चीज़ें बदल गई। 2011 में चैंपियन बने, चीज़ें बदल गई। तो भाई आज अगर आपको मेहनत करके, चाहे वो लीग से आप खेले, मुल्क के लिए खेले, मेरी प्रायोरिटी हमेशा मुल्क रहा है और रहेगा। लेकिन अगर ये प्रायोरिटी रही कि भाई आपको अच्छा क्रिकेट खेल के कमर्शियल अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, कोई बुराई नहीं है। बहुत अच्छे से आपने बताया। देखिए मैं फिर से दोहरा दूं, हमने जो संवाद के मंच से सवाल पूछा था उसमें ये नहीं था कि पैसे नहीं मिलना चाहिए, और आपने भी दोहराया आपने, लेकिन उस मर्म को छुआ कि बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस नहीं होता है तो आप एक बड़ी इंडियन क्रिकेट टीम की टूर्नामेंट के लिए अनफिट हो जाते हैं, लेकिन लीग मैच के लिए आप फिट हो जाते हैं, और पैसा शायद कहीं ना कहीं हावी होता हुआ दिखता है। और फिटनेस को तो प्रभावित वो करता ही ना, एक इंसान का शरीर है। और क्रिकेट खिलाड़ी के लिए, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, स्पोर्ट्स इंजरी सबसे बड़ा अभिशाप होती है। और उसके क्रिकेटिंग करियर में किसी भी दूसरे तो अगर बैलेंस नहीं होगा, जो आपने कहा, उसके पास एक कोच होना चाहिए जो उसको बता सके कि भाई इतना खेलना है, इतना नहीं खेलना है। इंजरीज जो है ना, वो मेरे दिल के बड़े करीब है। आदमी अगर सोफे पे ना 10 घंटे बैठेगा ना, वो भी इंजर्ड हो जाएगा, कमर की इंजरी हो जाएगी। हम तो स्पोर्ट्स खेलते भाई, हाँ, हम तो ऐसा काम करते जहाँ पे एक बॉल डालने पे जितना आपका वजन है, अगर 80 किलो वजन है तो 8 गुना ज्यादा बॉडी पे वेट आता है। कितना? एक बॉल डालने पे 8 गुना ज्यादा, घुटने, बैक, शोल्डर पे। अब बंदा इंजर्ड नहीं हुआ तो क्या होगा? तो ये तो होना ही है। और ये इंजरी को ना कई बार उस लिबास में लपेट के पेश किया जाता है जहाँ पे ऐसा लगता है कि ये जुर्म है। ये जुर्म नहीं है भाई, ये होना है, ये क्रिकेट है, ये स्पोर्ट्स है। लेकिन जो प्रायोरिटी की बात की है, मैं हमेशा मानता हूँ, जो यंगस्टर बैठे भी हुए हैं, अगर आप अपने खेल को प्रायोरिटी रखेंगे, जो सीधा सीधा कनेक्ट करेगा अपने मुल्क को, तो आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकेगा। बहुत अच्छा जवाब है। खेल को प्रायोरिटी पे रखेंगे तो बाकी चीजें फॉलो करेगी। पैसा और ग्लैमर पीछे से आएगा, लेकिन खेल पीछे होगा और पैसा ग्लैमर आगे होगा तो दिक्कत होगी। बहुत अच्छा जवाब। इसी जवाब के साथ थोड़ा हमारा अगला पड़ाव, जहां पर मैंने शुरू में सुरेश भाई से बात हो रही थी, उन्होंने बोला यार तुम तो बस फॉर्मेट बता दो, T20 है। तो मैंने कहा सुरेश भाई टेस्ट मैच से शुरू करेंगे, वनडे पे आएंगे और आखिरी में रैपिड फायर करके 2020 कर देंगे। तो ये बड़े खुश हुए। तो 2020 की तरफ बढ़े। उसके पहले सुरेश भाई, उसके बाद सर अफगान डांस करना है, फैंस वेट कर रहे भी थे। हाँ, मैं इसीलिए उसके बाद अफगान डांस भी होगा। लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसको मैं छोड़ नहीं सकता। अगर मैंने छोड़ दिया तो हमारे सोशल मीडिया के जो जितने भी फॉलोअर्स हैं, आपके भी और अमर उजाला के भी, बहुत नाराज होंगे। एक सवाल इतना ज्यादा आया है सुरेश भाई आपके लिए, आपने चेन्नई सुपर किंग्स अचानक क्यों छोड़ दी? आपकी और महेंद्र सिंह धोनी की केमिस्ट्री को लेकर दुनिया भर में चर्चा थी, क्या उसमें अचानक से कोई गैप आई? क्या धोनी से आपने बात की? ये इतने सवाल है ना, तो मैंने कहा इसको नहीं लूंगा ना तो लोग मेरा जीना मुश्किल कर देंगे इस सत्र के बाद। वो धोनी वैसे पूछ लो, बताएंगे। नहीं 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 नहीं, ये सवाल डक नहीं कर सकते। ये सवाल आपने क्यों छोड़ दिया अचानक? चेन्नई सुपर किंग्स को क्यों छोड़ दिया? नहीं छोड़ा नहीं सर, मैं अभी भी कर रहे थे, खेल रहे थे। मैं जब देश के लिए खेल रहा था उस टाइम मुझे लगा कि मैं जब छोटा था मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया नहीं मॉम डैड के साथ। तो मेरे बच्चे हैं अभी, जब मैं रिटायर हो गया तो मुझे मोटिवेशन नहीं था वो, कि जब मैं देश के लिए खेल रहा था आईपीएल में मुझे अच्छा पैसा मिल रहा था, वो 15 साल अच्छा पैसा मिला है वो। लेकिन वो मैं कर नहीं पा रहा था कि कैसे खेलना है। अगर मैं देश के लिए नहीं खेल रहा, आईपीएल कैसे खेलूँ, वो मोटिवेट नहीं हो पा रहा था वो। मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप देश के लिए खेलते तो वो तवज्जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खानी सर दाल रोटी है, ये सब यहीं रह जाना है। क्या बात, कहीं नहीं जाना पैसा हो तो खुश है ना, बहुत जरूरी। इस फलसफे को लेकर इरफान भाई भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, पर इस फलसफे को लेकर, इस दार्शनिक अंदाज को लेकर सुरेश भाई का जो एक क्रिकेटर से बिल्कुल अलग है, जुदा है। ताली बजाइए भाई, दाल रोटी खानी है, क्या करोगे? हाँ, इरफान भाई कुछ जोड़ रहे हैं। वो चेन्नई किंग्स वाले में कुछ अंदर की खबर है इनके पास। ये कहने की बात है, ये दाल रोटी नहीं खाता, ये तो खिलाता भी बहुत अच्छी बिरयानी है और बनाता भी बहुत अच्छी बिरयानी। क्या बात है, क्या बात है बिरयानी। एक चीज़ जो आपका सवाल है उसमें मैं कहना चाहूँगा, धोनी हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। हम बहुत सालों से साथ में क्रिकेट खेले। हमारी कई बार चीज़ें हो सकता है कि सोच मुख्तलिफ हो, लेकिन वो दोस्ती कमाल की है।
हमेशा एक पेज पे रहना ये सही बात नहीं है, और अब सबका किरदार रहता है अलग अलग। मैं अगर चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में होता, मैं अगर महेंद्र सिंह धोनी की जगह पे वहाँ पे डिसीजन मेकर होता, मैं सुरेश रैना को कभी भी नहीं छोड़ता। क्या बात, मैं कभी भी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये लाखों करोड़ों क्रिकेट फैंस की दिल की आवाज है, इसीलिए तो हमारी टाइमलाइन भरी। और अभी लाइव में भी पूछ रहे हैं भाई साहब, लाइव में नहीं, पहले के सवाल नहीं ले पा रहा हूं, पर आपके सवालों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्यार बनाए रखिए अमर उजाला से भी और ये दोनों क्रिकेट खिलाड़ियों से भी। तो ये बोल रहे हैं कि इनको बने रहना चाहिए था। मैं कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये भाई ये सिर्फ मिस्टर सीएसके नहीं है, ये मिस्टर आईपीएल है। ये मिस्टर आईपीएल कुछ रीजंस है और सीएसके को बड़ी मैचेस जिताई है, और ऐसे ऐसे वक्त पे मैचेस जिताई है जहाँ पे ऐसा लगता है कि यार पहले विकेट गिर गई है, अब प्रेशर बनेगा। वो प्रेशर कभी बनने ही नहीं देता था, और ये एक साल की बात नहीं, ये सालों साल की बात है। तो सिर्फ उसके चक्कर में मैं कभी भी मेरी टीम से सुरेश रैना को नहीं छोड़ता। बहुत बढ़िया। आखिरी पड़ाव की ओर है, 2020 आने वाला है। मैं सबको बता दूं, जो लोग बैठे हैं यहाँ पर और जो लाइव देख रहे हैं, उनको भी हमने इस वाले संवाद से अपने फॉर्मेट में एक बहुत छोटी तब्दीली अच्छे से की है कि आखिरी में जो भी हमारे साथ शख्सियत होंगी, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो 1 मिनट में अपने आप को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इस पर जब मैं थोड़ी सी चर्चा कर रहा था सामने सोफे पर बैठकर, तो उसमें बहुत ही अच्छा एक वैल्यू एडिशन, एक बहुत अच्छा जोड़ा है दोनों ने। उन्होंने कहा यार हम लोग 20 साल से साथ में हैं, हम खुद को तो डिफाइन करेंगे लेकिन हम एक दूसरे को डिफाइन करेंगे, हम एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छा बता सकते हैं, तो वो भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले और उसके बाद हम कुछ ऐसी 1 या 2 बात आपको बतानी होगी यहाँ पर मंच से, जो आपने इसके पहले कभी बताई नहीं है मंचों से और पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो ये अमर उजाला संवाद की दरख्वास्त दोनों ने मानी है। पहला रैपिड फायर सुरेश रैना जी की तरफ। सुरेश रैना जी, अगर आपको 1 मिनट में, मतलब हमारा अगर टाइटल हो 1 मिनट में जानिए सुरेश रैना को, आपके 1 मिनट शुरू होते नहीं, वो बाद में, पहले अपने आप के बारे में। सर मैं अपने बारे में कैसे बताऊं आपको 1 मिनट में? आपको क्या पसंद है खाने में? आप जैसे बिरयानी मुझे बहुत सब पसंद है खाना, वेज हो नॉन वेज हो। मुझे कश्मीरी खाना बहुत पसंद है, तबकमा, रिश्ता, यखनी बहुत जगह खाया मैंने। जम्मू में अपने राजमा चावल तो खाए हैं, वो राजमा चावल खाएं, बहुत टेस्टी सर। यहाँ की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। तो वैसे मुझे लगता है कि हम इतने साल ट्रैवल किया है वर्ल्ड में, और मुझसे ज़्यादा शौक इसको खाना खिलाने का है। आप दोनों को एक दूसरे के जो डिफाइन करना उस पे आएंगे, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ खुद को डिफाइन करने में। आप क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होते? मैं सर एक अच्छा शेफ होता, बिल्कुल स्पाइसी शेफ। हाँ, क्या आप जब क्रिकेट नहीं खेल रहे होते हैं तो खाली वक्त में क्या कर रहे होते हैं खाना बनाने के अलावा? वो मालूम पड़ सर गया। मैं गाना बहुत अच्छा गाता था पहले, इरफान साहब के साथ गाना बहुत अच्छा गाइए गाता है। गाइए गाइए गाइए, प्लीज प्लीज। नहीं आप 2 लाइन सुनाइए सर, हम आपके साथ गाते हैं। अरे इरफान भाई नहीं बहुत सर, अच्छा। आप, मैं तो गा ही नहीं सकता, ये सब भाग सर जाएंगे। आपने इतना अच्छा शेर सुनाया अभी एक। शेर सुना सकता हूँ लेकिन गाना नहीं गा सकता। नहीं इरफान में थोड़ा हेल्प करेंगे प्लीज? देख लो, अब तो मेरे हाथ में भी नहीं है, ये क्राउड संचालित कर रही है। सर एक सुना दीजिए 2-3 लाइन। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। तेरी बारी। दो अंताक्षरी। दिल मिल रहे हैं, 2 दिल मिल रहे हैं, मगर छुप के सबको हो रही है, सबको हो रही है खबर, छुप के ओ। बहुत बढ़िया। इरफान भाई आप पे आता हूं। 1 मिनट में अगर कोई बोले इरफान पठान कौन? 1 मिनट में इरफान पठान। भुक्कड़ है सर ये। 1 मिनट में तो क्या कहेंगे, लेकिन जिंदगी जीने वाला इंसान जो खुशियाँ फैलाना चाहता है, कई बार नहीं फैलाता, लेकिन खुशियाँ फैलाना चाहता है, खुश रहना चाहता है, कई बार नाराज़ भी कर देता है, ख़ास करके पड़ोस वालों को। कोई बात नहीं। हमेशा एक जो माँ बाप ने वैल्यूज़ दी है उसको ताउम्र तक संभाल के रखने वाला इंसान। थोड़ा सा खुंदगी गुस्से वाला हूँ, पठान हूँ, तो वो थोड़ा सा गर्म खून वाला इंसान। कई बार इतनी सच बोलने वाला जिससे नुकसान भी होता है, वैसा इंसान। लेकिन कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी है, और हमारी जो कमज़ोरियाँ है, ताकत, उसको साथ में रखने वाला। और खाना बड़ा खाता हूँ। लोगों की
बहुत लुक आफ्टर करता है, जैसे जम्मू कश्मीर हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं मैं जानता हूँ, कम से कम 3-4 लाख लोगों की मदद कर चुके हैं। क्रिकेट बैकग्राउंड हो, अकेडमी बहुत अच्छी चल रही है इनकी, क्या बात। और वहाँ से पैसे नहीं लेते बच्चों से, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करते, चाहे वो गरीब बच्चे हो, चाहे वो बच्चे बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते। और ये सिलसिला चला रहा है जब से खेल रहे हैं, इनके अब्बू हो या अम्मी हो चाहे सिस्टर हो, इनका ख़ानदान में जो एक लोगों को एक सपोर्ट सिस्टम होता है ना, वो बहुत अच्छा है। और मैंने तो खुद सीखा घर पे, 2003 में बिरयानी खाने गए थे हम, पूरा एक पतीला था, चारों तरफ से कोने से खा रहे थे। सबसे पहले सर ये बीच में आया था, बाद में आए थे। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरती से आपने डिफाइन। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। नहीं कह रहा हूँ, इतनी प्यारी बात करने के लिए लव यू मेरे भाई। अच्छा, अब उस पे आ जाते हैं। आप एक मिनट में एक दूसरे को डिफाइन कीजिए। आप कह रहे हैं हम एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं कि एक दूसरे के बारे में ज्यादा अच्छा बोल सकते हैं। हाँ, सुरेश रैना एक ऐसा इंसान जो बहुत प्यारा दोस्त है, लेकिन ऐसा टीममेट जो दूसरों की कामयाबी सबसे पहले सेलिब्रेट करता है। एक ज़बरदस्त टीम मैन, दिल में मोहब्बत रखने वाला इंसान, सबके साथ रिश्ता बनाने वाला इंसान, ज़बरदस्त खाना बनाने वाला इंसान, दुनिया का सबसे बेहतरीन फील्डर, मिस्टर आईपीएल। और हाँ, चिन्ने थला, यस चिन्ने थला। और देखिए, मैं बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेला हूँ, साले भी बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेला हूँ, लेकिन सुरेश रैना का मेरे दिल में एक अलग से मुकाम है, क्योंकि एक बेहतरीन इंसान है जो आपको, हर किसी को वो इंसान मिलता नहीं, और उसकी यारी तो हर किसी को नसीब होती नहीं है। तो हम बहुत खुश नसीब है कि हमें ऐसा इंसान मिला है जो दिल से बहुत प्यारा है। क्या बात। सुरेश भाई, आप इरफान पठान के लिए बड़े में रुलाओगे क्या? नहीं, इरफान पठान मुझे लगता है कि फाइटर है वो। जब भी टीम एक ऐसे दौर में गुजरती है, ये आता है कुछ एक ऐसी चीज़ें करेगा, चाहे वो स्पेल हो चाहे वो बैटिंग हो। आपको वो धोनी भाई और उसकी बैटिंग की पार्टनरशिप याद होगी, जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट मैच चल रहा था, शोएब अख्तर बीमर मारा था इन दोनों को, तो इन्होंने उसको ऐसा परेशान किया, तो फिर वो सारी बॉलें बाहर ही जा रही थी वो। क्रिकेटिंग आप देखोगे, लोगों की हेल्प करना, लेकिन सबसे अच्छा है ना, ये बहुत अच्छा पेरेंट्स है। अभी शादी के बाद जो बच्चे हैं, बहुत अच्छा है, खुश मिजाज चीज़ें हैं, बच्चे बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह एकदम। फैमिली को लुक आफ्टर करना, यूसुफ को बहुत प्यार करता है, हम बहुत खुद उसको बहुत प्यार करते हैं। तो फैमिली जो बड़ा भाई होता है ना, इरफान ने बहुत अच्छी बात बोली थी बीच में, जब पैसा फेम आता है तो आपको एक मेंटल हेल्थ के लिए एक डिप्रेशन आजकल बहुत चल रहा है, एंग्जाइटी लोगों को बहुत हो रही है, तो बड़े भाई से शेयर करना, एक माता पिता का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी हो। कि कोविड के बाद सबका जो एक ये अलाइनमेंट है ना, चेंज हुआ है, तो माँ बाप की दुआएं से आप बहुत चीज़ें हासिल कर सकते हो। वो इरफान पठान ने करके बताया। हम उस घर में भी गए थे जहाँ ये मस्जिद में रहते थे, वहाँ पर किस तरह से वाली साहब ने इनको एक अच्छी तालीम हासिल करी, और वहाँ पे जिस तरह से इनका जो मोहब्बत थी लोगों के थ्रू। और बड़ौदा में क्रिकेट खेलना बहुत टफ था उस टाइम पे, क्योंकि जहाँ से ये गुजरे और हिंदुस्तान के सबसे शुमार होना ऑलराउंडर में, और जब कमेंट्री करते हैं ना, इनके जो जुबान से मिठास निकलते हैं ना, पूरा हिंदुस्तान फैन हूँ मैं, तो बहुत बड़ा फैन हूँ। श्री जुबान जिसको बोलते हैं। और ये गाना और अच्छा गाते हैं। अभी लगता है वाइफ के लिए गाया था आपने, वही गाना फेवरेट है। दोनों ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया। एक बात जो आपने अभी तक किसी मंच से नहीं की, जो प्रॉमिस हुआ था। इस मंच में आपसे अच्छा लगा सर मिलके, वही मुझे लगता है वही अच्छी बात हुई सर। इरफान भाई, जो कभी, और उससे एक सवाल जो मेरा रह गया था, चूंकि इन्होंने जिक्र कर दिया, आपकी और यूसुफ पठान की केमिस्ट्री को लेकर भी बहुत बातें होती है। दोनों भाई साथ में भी खूब खेले, साथ में खेलना कैसा लगा वो। और एक बात आप ऐसी मंच से बताना चाहें जो अभी तक किसी इंटरव्यू में किसी मंच से सामने नहीं आई। भाई के लिए नहीं, आपके बारे में, भाई के बारे में बताइए, और आपके बारे में एक ऐसी बात जो कोई नहीं जानता। आप देखिए, इतनी ज़्यादा जगहें हम जाते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अब लगभग तो कोई बात छुपी रहती नहीं है, लेकिन शायद एक बात ज़रूर बताऊंगा। मैं जब जम्मू कश्मीर क्रिकेट के लिए जब मैं मेंटोर बना था, तो वहाँ पे मेरी जिम्मेदारी थी कि मुझे अलग अलग जो जम्मू कश्मीर के इलाके, वहाँ पे जाके लड़कों को ढूंढना है। मुझे याद है, मुझे जाना था कुपवाड़ा, और कुपवाड़ा जाने का डिसाइड हो गया था 1 हफ्ते पहले। और मैं जब जाने का वक्त आया, उससे 1 दिन पहले हमारे जवानों ने कुछ मुठभेड़ हुई थी, तो वहाँ पे एक टेररिस्ट को हलाक किया गया था हमारे जवानों के द्वारा जी। और जहाँ पे मैं रात को रुका हुआ था, उसके 1 दिन पहले बाकायदा उससे वहाँ से 50 मीटर मुझे वहाँ हमारे जवानों ने बताया कि कल यहाँ पे मुठभेड़ हुई थी और यहाँ पे ये हादसा हुआ था। अब शायद कोई और होता तो ना जाता, पर मैं गया वहाँ पे। उसके अगले दिन ही वहाँ पे रात को रुका, वहाँ पे मैं पूरे नज़ारे देख रहा था, खामोशी महसूस कर रहा था। और अगले दिन वो लड़के को जिसको मैं स्पेशली देखने गया था, उस लड़के की गेंदबाजी देखी मैंने उस मैदान में, कुपवाड़ा के मैदान में। वो लड़के को सिलेक्ट भी किया
और आप उस लड़के को 1 या 2 साल में आईपीएल खेलता भी देखोगे। क्या बात है। शेरदिल, जांबाज, जिंदा दिल और बहादुर इरफान पठान के लिए तालियां दोनों ने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।